हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगई फ्रॉम रेलवेज इन्वेस्टमेंट और आज हम करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस फार्मा इंडस्ट्री का। तो बेसिकली हम 13 कंपनीज का 16 पैरामीटर्स लेंगे, चाहे वो आरओसी, आरओई या वैल्यूएशन के फैक्टर्स हो या फिर सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ हो, प्रमोटर एंड इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग हो। ये सारे फैक्टर्स का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके देखेंगे कि टॉप 5 फार्मा कंपनीज कौन सी है। तो ये जो 13 कंपनी है, ये बेसिकली 1,65,000 मार्केट कैप से लेके 35,000 मार्केट कैप के रेंज में है। और यहाँ पे कंपनीज की बात करें तो सन फार्मा, डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, कैडिला हेल्थ केयर, ग्लैंड फार्मा, ऑरोबिंदो फार्मा, लुपिन, टोरेंट फार्मा, बायोकॉन, एल्केम लैब, अबॉट इंडिया और लॉरस लैब। ये 13 कंपनी का हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। ये जो 13 कंपनी है, ये बेसिकली लार्ज कैप कंपनीज है। हालांकि लॉरस लैब्स जो है अभी भी निफ्टी 100 का पार्ट नहीं बनी है, बट मार्केट कैप देखे तो ये 30,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है, तो इसीलिए मैंने इसे भी कंसीडर किया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो 14 पैरामीटर्स है, इनमें से सबसे पहला होगा पीई रेशियो, सेकंड होगा प्राइस टू सेल्स रेशियो, अगेन ये वैल्यूएशन का ही फैक्टर है। तीसरा होगा ईवी बाई ईबीआईटी, तो एंटरप्राइज वैल्यू बाई अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जो है, ये अगेन वैल्यूएशन का पैरामीटर है। चौथा फैक्टर लेंगे हम आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। पांचवा फैक्टर लेंगे हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का। सिक्स्थ फैक्टर लेंगे हम एक्सपोर्ट का, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री में आपका एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट करता है कि वहां की उस पर्टिकुलर कंट्री के नॉर्म्स क्या, स्पेशली जैसे हम यूएस की बात करें 2014 से लेकर 2019 तक अगर हम देखें तो एफडीए के रेगुलेशंस की वजह से काफी ज्यादा एक्सपोर्ट में दिक्कत आई थी। स्पेशली जो कंपनीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है उनको बिजनेस करने में दिक्कत आई थी, इसलिए हमें एक्सपोर्ट वाले फैक्टर को भी फार्मा इंडस्ट्री में देखना चाहिए। और उसके बाद वाला फैक्टर होगा आरएनडी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो आरएनडी पे आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो फार्मा इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपने आरएनडी में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया तो फ्यूचर की ग्रोथ जो एक्चुअली आपके शेयर प्राइस को बढ़ा सकती है वो बहुत अच्छा नहीं आएगी। तो फ्यूचर की ग्रोथ के लिए आरएनडी स्पेंड जो है इंपॉर्टेंट होता है। और अगला फैक्टर हम देखेंगे सेल्स ग्रोथ इन 3 years एंड 5 years। अगला फैक्टर देखेंगे हम प्रॉफिट परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ 3 years एंड 5 years ग्रोथ। अगला हम देखेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो। अगला फैक्टर हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है आपका कोर बिजनेस जो है उससे कितने एफिशिएंटली चला रहे हो और वो कितना प्रॉफिटेबल है वो दर्शाता है। और वहीं अगर हम देखिए अगला फैक्टर तो वो होगा डेटर डेज, यानी आप कितने फास्ट अपने कस्टमर से अपना पेमेंट ले सकते हो। तो डेटर डेज कम होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज डिक्रीज हो जाती है उससे, और दूसरा है कि एक इंडिकेशन भी होता है कि आपका अपने बिजनेस के अंदर कितना बार्गेनिंग पावर है कंपेयर टू योर कस्टमर्स। और अगला फैक्टर देखेंगे हम प्रमोटर होल्डिंग का। तो प्रमोटर होल्डिंग के अलावा अगर हम देखेंगे तो हम इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग भी देखेंगे। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग यानी एफआईआई प्लस डीआईआई प्लस एचएनआई की होल्डिंग। तो ये 14 पैरामीटर्स के बेसिस पर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे इन 13 स्टॉक्स का। तो सबसे पहला फैक्टर आ जाता है पी रेशियो। तो पी रेशियो की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जितना कम होता है उतना बेटर होता है। वहीं अगर हम देखें सबसे ज्यादा बायोकॉन का, स्पेशली अगर बायोकॉन की बात करें तो इसकी बिजनेस में काफी अच्छी ग्रोथ रही है और अर्निंग विजिबिलिटी फ्यूचर में भी काफी अच्छी है, और इस वजह से ये थोड़ी प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड भी कर रहा है 67 के पी पे, और इसीलिए इसे देंगे 1 पॉइंट। और सबसे कम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है ऑरोबिंदो फार्मा लगभग 10 के पी पे, इसीलिए हम देंगे इसे 13 पॉइंट्स। अगला फैक्टर देखेंगे हम प्राइस टू सेल्स रेशियो। ये एक और वैल्यूएशन का फैक्टर होता है। इनफैक्ट फार्मा इंडस्ट्री में मुझे लगता है प्राइस टू सेल्स रेशियो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक अच्छा इंडिकेशन देता है। और यहीं पे अगर हम देखें तो प्राइस टू सेल्स रेशियो जो है जितना कम होता है उतना बेटर है, और जितना ज्यादा है उतना खराब होता है, या उसे हम सबसे कम पॉइंट्स देंगे। तो यहाँ पे हम देंगे तो ग्लैंड फार्मा जो है 18 के प्राइस टू सेल्स रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, इसीलिए देंगे हम 1 पॉइंट, और ऑरोबिंदो फार्मा को हम देंगे 13 पॉइंट्स। और वही अगर अगला फैक्टर की बात करें तो ईवी बाई ईबीआईटी रेशियो, तो ये एक और वैल्यूएशन फैक्टर है। और यहाँ पे अगर हम एंटरप्राइज वैल्यू बाई ईबीआईटी का रेशियो देखें तो सबसे ज्यादा वैल्यू है डिविस लैब की, ऑलमोस्ट 47 के आसपास है, इसीलिए देंगे 1 पॉइंट। और वहीं सबसे कम है ऑरोबिंदो फार्मा का अगेन, और इसीलिए इसे देंगे 13 पॉइंट्स। अगला फैक्टर हम देखेंगे हम आरओई। तो आरओई की जब हम बात करें तो ये जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है। आरओई यानी आप अपने शेयर होल्डर्स के पैसे पे कितने अच्छे रिटर्न्स बना के दे रहे हो। और यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा रिटर्न्स लॉरस लैब्स ने बना के दिए, ऑलमोस्ट 45% के अमेजिंग आरओई दी है, इसीलिए इसे मिलते हैं 13 पॉइंट्स। और वहीं सबसे कम सन फार्मा के हैं 6% के आसपास है, और इसीलिए इसे मिलते हैं 1 पॉइंट। अगला फैक्टर देखिए हम आरओसी। तो आरओसी अगेन जो है जितना ज्यादा होता है उतना बेटर है, और आरओसी बेसिकली आपके अपने डेट और प्लस इक्विटी ये दोनों मिला के जो कैपिटल है इसके ऊपर आपने कैसे रिटर्न बना के दिया। वहीं अगर हम देखें सबसे कम रिटर्न जो है लुपिन ने बना के दिए, 10% के आसपास का आरओई है, और इसीलिए इसे मिलते हैं 1 पॉइंट। और लॉरस लैब की बात करें तो ऑलमोस्ट 40% के आसपास आरओसी है, और इसीलिए इसे मिलते हैं 13 पॉइंट्स। अगला फैक्टर है सेल्स ग्रोथ। तो सेल्स ग्रोथ की बात करें तो इसके पहले मैं आपको एक और चीज बताऊं, तो पिछले कुछ क्वांटिटेटिव एनालिसिस के वीडियो में काफी लोगों ने मुझे कमेंट पे सेक्शन पे पर्टिकुलरली वो स्टॉक्स के बारे में कंप्लेन किया जिनका ओवरऑल टोटल पॉइंट्स जो है सबसे कम आया, और उनका कहना था कि वो स्टॉक भी जो है बहुत अच्छा है। और डेफिनेटली जो स्टॉक यहाँ पे रैंकिंग में या टोटल पॉइंट्स के अंदर लास्ट में आता है
उसका मतलब ये नहीं कि वो स्टॉक फंडामेंटली वीक है। अगर यहाँ पे 13 स्टॉक्स या जो भी स्टॉक्स का मैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता हूँ वो अगर कंपैरिजन लिस्ट इटसेल्फ में है, इसका मतलब ये है कि वो फंडामेंटली बहुत अच्छा है। हम उसको सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे गॉच करते हैं और इसीलिए अगर कंपनी बहुत अच्छी है या सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी भी है तो वैल्यूएशन के फैक्टर्स भी आ जाते हैं और ओवरऑल अगर कंपनी के पॉइंट्स कम आते हैं तो वो बहुत ही न्यूट्रल फिगर देता है। तो अगर आपको इस तरह का दिखे कि अगर आपको जो कंपनी पसंद है वो अगर ओवरऑल टोटल पॉइंट्स पर कम है तो दैट इज बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। हमने कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं किया है और ऐसा नहीं है कि अगर वो टोटल पॉइंट्स के हिसाब से सबसे नीचे है तो वो फंडामेंटली वीक है, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कह रहा। बेसिकली ये आपको एक अच्छा आइडिया देता है कि करंट सिचुएशन में अगर आप इसको बाई करना चाहते हो तो कौन से स्टॉक्स को एक्चुअली आपको रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि हम सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, आरओसी, आरओई, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग या इवन वैल्यूएशंस के सारे फैक्टर्स, ये सारी चीजों को कंसीडर करके पॉइंट्स देते हैं। तो सेल्स ग्रोथ की यहाँ पे बात करें तो लुपिन की सेल्स ग्रोथ सबसे कम रही है, नेगेटिव में रही है, इसीलिए इसे मिलते हैं 1 पॉइंट। और सबसे ज्यादा जो है लॉरस लैब की रही है, ऑलमोस्ट 33% के आसपास की सेल्स ग्रोथ है 3 इयर्स में और इसीलिए इसे मिलते हैं 13 पॉइंट्स। वहीं अगर हम सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 इयर्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे कम सेल्स ग्रोथ रही है लुपिन की और इसलिए इसे मिलते हैं 1 पॉइंट और सबसे ज्यादा रही है अगेन लॉरस लैब्स की और इसीलिए इसे मिलते हैं 13 पॉइंट्स। और वहीं अगला फैक्टर देखें तो प्रॉफिट इन 3 इयर्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये सीएजीआर लेवल पे ग्रोथ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सन फार्मा का 2.81% का ग्रोथ है, इसीलिए इसे मिलते हैं 1 पॉइंट और सबसे ज्यादा ग्रोथ रही है लॉरस लैब की, ऑलमोस्ट 80% की प्रॉफिट ग्रोथ रही है 3 इयर्स में, तो इसलिए मिलते हैं इसे 13 पॉइंट्स। और वहीं अगला फैक्टर देखें अगेन प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ 5 इयर्स सीएजीआर ग्रोथ, तो यहाँ पे अगर देखें तो लुपिन की सबसे कम रहे -11% के और इसीलिए मिलते हैं 1 पॉइंट। और वहीं लॉरस लैब की बात करें तो 49% के अमेजिंग ग्रोथ रहे हैं लास्ट 5 इयर्स में, इसीलिए मिलते हैं इसे 13 पॉइंट्स। लॉरस लैब का आप चाहो तो मैंने एक डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस भी किया, ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। क्यों लॉरस लैब को आपको फोकस में रखना चाहिए, जस्ट बिकॉज शेयर प्राइसेस लास्ट 1 ईयर में अच्छा किया है इसलिए हमें इसे फोकस में नहीं रखना चाहिए। इसमें इसका स्पेशली अगर हम बात करें तो बायो डिवीजन का स्कोप जो है बहुत ज्यादा है, इसके फंडामेंटल एनालिसिस पे आप देखोगे तो आपको डिटेल लेवल पे समझ में आएगा। अगला फैक्टर है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर बात करें तो ये जितना कम होता है उतना बेटर है। वहीं अगर हम देखें तो डिविस लैब और ग्लैंड फार्मा का 0 डेट टू इक्विटी रेशियो है, इसीलिए हम देंगे इसे 13 पॉइंट और सबसे ज्यादा जो है टोरेंट फार्मा का और इसीलिए इसे देंगे हम 1 पॉइंट। अगला फैक्टर देखेंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किसके, डिविस लैब के, आगे 41% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, इसीलिए इसे मिलते हैं 13 पॉइंट्स। और वहीं अगर हम देखें सबसे कम जो है लुपिन के, इसीलिए इसे मिलते हैं 1 पॉइंट। यहाँ पे एक और चीज मैं बताऊं तो 16% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत खराब नहीं होते, अच्छे हैं, बट इट इज जस्ट दैट कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ क्वांटिटेटिव फैक्टर के हिसाब से हमें पॉइंट्स देने पड़ेंगे एज पर रिलेटिव परफॉर्मेंस। और यहीं अगर हम अगला फैक्टर देखेंगे तो डेटा डेज आपका जितना ज्यादा होता है उतना खराब है, क्योंकि आपको उतना ज्यादा टाइम लगता है अपने कस्टमर से पेमेंट लेने में। यहाँ पे अगर हम देखें लुपिन के सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट 4 मंथ्स के आसपास है और इसीलिए इसे देते हैं हम 1 पॉइंट। और वहीं अबाउट इंडिया की बात करें तो मात्र 3 वीक्स का टाइम लगता है अपने कस्टमर से पेमेंट लेने में, इसीलिए इसे मिलते हैं 13 पॉइंट्स। अगला फैक्टर देखिए हम एक्सपोर्ट परसेंटेज। तो एक्सपोर्ट जो होता है ना, आपका बिजनेस अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा एफडीए नॉर्म्स या उस पर्टिकुलर कंट्री की जो बॉडी होती है जो अप्रूवल्स देती है, फार्मा इंडस्ट्री की रेगुलेशंस करती है, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जितनी कंपनीज है, जितना ज्यादा एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंसी है, उसको हम सबसे कम पॉइंट्स देंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो अर्बन फार्मा का ऑलमोस्ट 90% बिजनेस जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, इसीलिए इसे मिलते हैं 1 पॉइंट। और सबसे कम बिजनेस जो है अबाउट इंडिया का डिपेंडेंट है ऑन एक्सपोर्ट फैक्टर और इसीलिए इसे देते हैं 13 पॉइंट। यहाँ पे जितनी भी कंपनीज है, स्पेशली जो एमएनसीज है, स्पेशली लाइक सैनोफी हुई या फिर अबाउट इंडिया हुई या ग्लैक्सोस्मिथ हुई, इनका बिजनेस जो है बेसिकली इनकी जो पर्टिकुलर इंडिया यूनिट है वो इंडिया मार्केट के हिसाब से बनी है, इसीलिए इनका जो है मोस्ट फोकस डोमेस्टिक मार्केट पे होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो अबाउट इंडिया का सिमिलरली हम देख सकते हैं कि मेजर बिजनेस जो है इनका डोमेस्टिक मार्केट से आता है। वहीं अगला फैक्टर देखेंगे आर&डी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो आपकी कितनी सेल्स में से कितना पैसा जो है आप आर&डी में लगाते हो। यहाँ पे अगर हम देखें तो अबाउट इंडिया का सबसे कम है 0.02% है और इसीलिए इसे देंगे 1 पॉइंट। और लुपिन का जो है सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है इन टर्म्स ऑफ आर&डी 9.6% का और इसीलिए इसे देंगे हम 13 पॉइंट्स। आर&डी जैसे मैंने पहले भी कहा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ आपकी आर&डी से ही आने वाली है। और वहीं अगर हम अगला फैक्टर की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग, जितनी ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग होगी हम उसे उतना पॉइंट्स देंगे। यहाँ पे अबाउट इंडिया में ऑलमोस्ट 75% की प्रमोटर होल्डिंग है, इसलिए इसे देते हैं 13 पॉइंट्स। और सबसे कम जो है डॉक्टर रेडिस में ऑलमोस्ट 26% का और इसीलिए इसे देते हैं हम 1 पॉइंट। अगला फैक्टर देखें हम इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग। तो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग का मतलब क्या है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से करेंगे, यानी आपका 100 माइनस प्रमोटर होल्डिंग, जो भी आपकी रिमेनिंग होल्डिंग है ना एक्स,
तो उसमें से कितना परसेंटेज इंस्टीट्यूशंस होल्ड करते हैं, यानी एफआईआई, डीआईआई, एचएनआई। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग होती है, ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है, क्योंकि ये अपना पैसा ऐसे नहीं लगाते, बहुत रिसर्च करके और बहुत सोच समझ के लगाते हैं, काफी प्रोफेशनल होते हैं। और इसीलिए अगर हम देखें तो अबाउट इंडिया में 99.28% का है, जो अपने आप में बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि हम रिलेटिव कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसलिए इसे देंगे हम 1 पॉइंट। और वहीं एल्केम लैब की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा 99.89 है, इसीलिए इसे देंगे हम 13 पॉइंट्स। यहाँ पे अगर हम देखें तो इवन अबाउट इंडिया और एल्केम लैब का बहुत ज्यादा गैप नहीं है इन दोनों के बीच में। लेकिन क्योंकि एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, इसलिए अपना पर्सनल बायस हमको साइड में रखना है। जो नंबर्स बता रहे हैं हमें उसी हिसाब से पॉइंट्स देने पड़ेंगे। और ये एक अच्छा तरीका है, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे इतने सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे आप करोगे, तो जो कंपनी एक्चुअली नंबर 1 पे आनी चाहिए ना, वही आएगी। आपको उस चीज की घबराने की बात नहीं होती है ऐसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। तो हमने सारे फैक्टर्स देख लिए जो बेसिकली आपके सेल्स पर्सपेक्टिव, प्रॉफिट पर्सपेक्टिव, या रिटर्न्स के पर्सपेक्टिव से, या फिर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग के हिसाब से, या वैल्यूएशन के हिसाब से सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देख लिए। और यहाँ पे अगर हम देखें एज पर दैट, तो एल्केम लैब के सबसे ज्यादा पॉइंट्स आए हैं 147 पॉइंट्स, और सबसे कम जो है सन फार्मा के 86 पॉइंट। और अगर आप 5 कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये 5 कंपनी होंगी, चाहे वो एल्केम लैब हो, ऑरोबिंदो फार्मा, लॉरस लैब, ग्लैंड फार्मा और अबाउट इंडिया। ये 5 कंपनीज है जिसको आपको रडार पे रखना चाहिए फॉर योर इन्वेस्टमेंट इन फार्मा इंडस्ट्री। यहाँ पे जब मैं ये 5 कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि सिप्ला, डिविस लैब या बाकी सारी कंपनीज खराब है। ये डेफिनेटली अच्छी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, इसीलिए इसे मैंने क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कंसिडर किया है। लेकिन एज पर द मल्टीपल फैक्टर्स, जो हमें टोटल क्वांटिटेटिव फैक्टर के हिसाब से जो हमें रिजल्ट दिख रहा है, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस उस पर्सपेक्टिव से है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कि काफी लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कुछ और टॉपिक्स पे वीडियो बनाने का, जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, इस लिंक पे क्लिक करो अपने मोबाइल फोन के ऐप में, और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसके लिंक्स मिल जाएंगे। आप चाहो तो ये वीडियोस को रेफर कर सकते हो, चाहे वो इंश्योरेंस रिलेटेड हो, डेट फंड्स रिलेटेड हो, या इक्विटी म्यूचुअल फंड हो, या इसके नीचे आपको रिलेटेड टू स्टॉक्स, चाहे वो लार्ज कैप स्टॉक्स हो, मिड कैप स्टॉक्स हो, या स्मॉल कैप स्टॉक्स हो, या फिर स्मॉल केस हो, ये जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स रिलेटेड वीडियोस है वो भी नीचे आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहो तो ये सारे वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये बेसिकली लर्निंग पर्पज से वीडियो बनाई गई है, ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबिस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।